मूवी के शौकीनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहद रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ। दो ऐसे क्लासमेट्स की कहानी जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी जगह पर लाकर पटका जहाँ सरवाइव करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। सोचिए, जब आप महीनों तक एक सुनसान द्वीप पर सिर्फ एक दूसरे के साथ फंसे रहे तो आप क्या करेंगे, कैसे जिएंगे और क्या क्या गुल खिलाएंगे? आज हम यही जानने वाले हैं। तो क्या हाल चाल है मेरे फिल्मी दीवानों? मैं हूँ आपकी दोस्त मुस्कान और आप देख रहे हैं इस शानदार चैनल को। चलिए इस जबरदस्त कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एमा से, जो एक खूबसूरत और समझदार लड़की है। वो सुबह जल्दी उठती है, स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से संभालती है। वो स्कूल में बहुत फेमस है और उसके ढेर सारे दोस्त हैं। दूसरी ओर है डीन, एक आलसी लड़का जिसे स्कूल की कोई परवाह नहीं है। जब एमा सब कुछ सही समय पर करती है, डीन आखिरी मिनट पर उठता है, सीधे बाथरूम जाता है, ब्रश करता है और फिर सोचिए क्या, सीधे वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। क्लासिक डीन, है ना? उसके पापा जैक दूसरे कमरे से चिल्लाते हैं, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी, लेकिन डीन, उसे कोई जल्दी नहीं है। उधर एमा की माँ बारबरा उसे और उसकी छोटी बहन स्टेसी को स्कूल छोड़ने आती है। जैसे ही एमा स्कूल में पहुंचती है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी स्टीफन नाम का एक कूल लड़का आकर एमा को हाय कहता है। लिज, जो कि एकदम नटखट दोस्त है, तुरंत एमा को चिढ़ाने लगती है। सबको पता है कि स्टीफन का एमा पर क्रश है। अब उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिश्चियनसेन, जो उनके टीचर हैं, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। वो बताते हैं कि अगली सुबह 7 बजे उनकी क्लास ट्रिनिदाद आइलैंड की ट्रिप के लिए निकलेगी। लेकिन तभी एमा क्लास में देर से पहुंचती है और उसके ठीक पीछे आता है डीन। वह एमा से टकरा जाता है और मजाक में कहता है, सॉरी शहजादी, एक तिरछी मुस्कान के साथ। मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिप की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन लिज एमा से कहने लगती है, क्या तुमने सुना, डीन भी ट्रिप पर जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने पैसे दिए हैं। फिर वो दोनों डीन की ओर देखकर मुंह बनाती हैं। तो अब सोचिए, जब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट लोग साथ में समय बिताने पर मजबूर हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो उस द्वीप पर सरवाइव कर पाएंगे या फिर उनकी लड़ाइयाँ उन्हें तोड़ कर रख देंगी? बने रहिए, क्योंकि इस क्रेजी एडवेंचर का खुलासा अभी बाकी है। अब कहानी का असली मजा शुरू होता है। लंच के समय लिज अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रही होती है। वो सबको एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में बताती है। फिर शरारती अंदाज में कहती है, ट्रिप में हमारे पास पूरा हफ्ता होगा एमा और स्टीफन के बीच थोड़ा एक्शन कराने का। लेकिन एमा, जो जरा सीरियस टाइप की है, उसे टोकते हुए कहती है, हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर फोकस करना चाहिए। लिज उसकी बात पर बस मुस्कुरा देती है। सब लोग हंसी मजाक में लगे थे कि तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है। डीन वहाँ अकेले बैठा एक चाकू से सेब काट रहा था। अचानक मिस कोलियर, जो स्कूल की एक सख्त टीचर है, डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लाने के लिए डांट लगाती हैं। वो उसे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती हैं। लिज इस मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, एमा को ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जब स्कूल का सबसे हॉट लड़का स्टीफन उसे पसंद करता है। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए पूरे जोश के साथ तैयार होती है। वह अपने माता पिता बारबरा और फील को इस ट्रिप पर जाने देने के लिए धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ डीन का मन इस ट्रिप पर जाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके पिता जैक उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने स्कूल के नियम तोड़ने के बावजूद उसे इस ट्रिप पर भेजने के लिए कितनी मेहनत की है। आखिरकार डीन भी मान जाता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियनसेन सभी को बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है, कैसी हो एमा? और लिज तुरंत एमा को फिर से चिढ़ाने लगती है, लेकिन इस बार एमा उसे नजरअंदाज कर देती है। कुछ समय बाद सभी स्टूडेंट्स ट्रिनिदाद आइलैंड पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही मिस कोलियर सबसे कहती हैं, थोड़ी देर पुल में एंजॉय कर सकते हो, लेकिन डिनर से पहले सभी को वापस आना है, कल से प्रोग्राम शुरू होगा। अब कुछ देर बाद एमा और उसके दोस्त पूल में मस्ती करने पहुंचते हैं। वहाँ एमा की मुलाकात स्टीफन से होती है और सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन डीन, वो अकेले बालकनी से सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही उदासी है। शाम होते होते एमा की दोस्त लिज उसे बताती है कि स्टीफन ने सभी को एक लोकल बोट पार्टी के लिए इनवाइट किया है। एमा शुरू में मना कर देती है, लेकिन उसके दोस्त उसे जिद करके मना लेते हैं। पार्टी की ओर जाते वक्त एमा मन ही मन थोड़ी उत्साहित और थोड़ी परेशान महसूस कर रही होती है। पार्टी शुरू होते ही एमा एक दोस्त हेलेन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टीफन पर पड़ती है, जो किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। ये देख एमा का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से जाने लगती है। और इसी वक्त डीन भी पार्टी में मौजूद होता है, जो साइड से ये सब देख रहा था। वह एमा के पास जाकर कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है। एमा गुस्से में पलटकर कहती है, तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी अचानक वहाँ पुलिस आ धमकती है। पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि इस स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स लिए जा रहे हैं। पुलिस सभी को तुरंत बोट के सामने की तरफ आने का आदेश देती है। अब सोचिए,
इस हंगामे के बाद क्या होगा? क्या एमा और डीन इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे या फिर कहानी एक और ट्विस्ट लेने वाली है? चलिए देखते हैं इस अजीबोगरीब एडवेंचर का अगला मोड। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एमा का पैर फिसल जाता है और वो सीधे पानी में गिर जाती है। डीन जो उसे गिरते हुए देखता है, बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। ये वही डीन है जो हर चीज से बेपरवाह था, लेकिन इस पल में वो हीरो बन जाता है। वो एमा को बचाकर एक छोटी बोट तक पहुंचाता है। बोट की रस्सी बड़े जहाज से बंधी हुई थी, लेकिन डीन उस रस्सी को काट देता है। जब एमा पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब देता है मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी किस्मत एक और खेल खेल जाती है। कुछ ही समय में वो बड़ा बोट उनसे दूर चला जाता है और हालात और भी खराब हो जाते हैं। जब आसमान में बादल छाने लगते हैं, एक तूफान आने वाला था। डीन अचानक देखता है कि इस बोट में तो कोई मोटर ही नहीं है। तभी एक विशाल लहर उनके सामने आ जाती है और दोनों कसकर बोट को पकड़ लेते हैं। डर, रोमांच और अनिश्चितता की इस लहर के बीच सुबह हो जाती है। जब वो जागते हैं तो खुद को अरेबियन सागर के बीचों बीच पाते हैं। डीन का फोन भीगकर खराब हो चुका था, तो वह एमा से उसका फोन मांगता है, लेकिन एमा के फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। एमा अब घबराई हुई कहती है हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। लेकिन डीन हमेशा की तरह उसे तसल्ली देता है, चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। अचानक एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड दिखाई देता है। डीन तेजी से बोट को उस आइलैंड की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तूफान के बावजूद वे किसी तरह उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमा सबसे पहले अपने फोन का नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहां भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। डीन को बोट पर एक फ्लेयर गन मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। दोनों इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि शायद इस आइलैंड पर उन्हें कोई मदद मिल जाए। दूसरी ओर होटल में पिछले रात की पार्टी के बाद मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। इसी दौरान लिज मिस कोलियर से कहती है कि एमा अभी तक होटल वापस नहीं आई है। उसे लगा था कि शायद एमा कल रात किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। लिज बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। अब मिस्टर क्रिश्चियनसेन सभी की अटेंडेंस लेते हैं और पता चलता है कि डीन भी वहाँ मौजूद नहीं है। इससे सब समझ जाते हैं कि एमा और डीन दोनों ग्रुप से मिसिंग हैं। पुलिस तुरंत एमा के दोस्तों से पूछताछ करने पहुंच जाती है। मिस कोलियर पुलिस से पूछती हैं, क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है? पुलिस वाले थोड़े निराशाजनक अंदाज में कहते हैं, ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वो खुद से ही वापस आ जाएं। लेकिन अगर वो समुद्र में कहीं फंसे हैं, तो उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर डीन के पिता तुरंत स्कूल पहुँच जाते हैं और वहाँ एमा की माँ बारबरा से मिलते हैं। उसी समय फिल भी वहाँ आता है। सब लोग परेशान होकर प्रिंसिपल से बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। उधर एमा और डीन इस अनजान आइलैंड पर आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन इस नज़ारे से मंत्रमुग्ध हो जाता है और एमा से उसका एक फोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन एमा नाराज होकर मना कर देती है। हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क चाहिए थे, ताकि मैं आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूं। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस भावनात्मक बहस के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद इस आइलैंड के किनारे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ न कोई रास्ता मिलता है और न ही कोई मदद। अब उन्हें वापस बोट की तरफ जाने का ख्याल आता है। जब वो वापस बोट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बोट किनारे पर नहीं है। समुद्र की लहरें उसे कहीं दूर ले गई थीं और अब उनके पास बस एक लाइफ जैकेट बची थी। सूरज डूबने लगता है और दोनों थकान से चूर हो जाते हैं। डीन आग जलाता है और दोनों इस जगह पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। तो अब क्या होगा? क्या ये दोनों इस आइलैंड से जिंदा वापस आ पाएंगे या फिर यह आइलैंड ही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा? बने रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। रात के सन्नाटे में जब डीन देखता है कि एमा ठंड से कांप रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। एमा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसे पहन लेती है। दोनों अब आग के पास बैठकर बातें करते हैं। डीन मुस्कुराते हुए कहता है, कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ लेंगे। एमा थोड़ी सी उम्मीद से देखती है और सिर हिलाती है, लेकिन दोनों की आंखों में एक अनजाना डर झलक रहा था। सुबह होती है और डीन जागता है, लेकिन एमा कहीं नजर नहीं आती। वो घबराकर उसे ढूंढने निकलता है। थोड़ी दूर जाकर देखता है कि एमा समुद्र के किनारे रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख रही है। डीन थोड़े हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? एमा गहरी सांस लेते हुए कहती है, जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पानी भी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन थोड़ा समय स्विमिंग में बिताने का फैसला करता है। एमा उसे दूर से देखती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसेन एमा और डीन के पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। खबर आई है कि एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वह दोनों थे। जैक गुस्से में कहते हैं,
अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं। मिस्टर क्रिश्चियनसेन उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। आइलैंड पर एमा पीने के लिए पानी ले रही होती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो तुरंत वहाँ से चली आती है। दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं। एमा हमेशा की तरह अपनी सूझबूझ दिखाते हुए समुद्र के किनारे बड़े अक्षरों में SOS लिखती है ताकि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। डीन को जंगल में केले का एक पेड़ मिलता है और वो खुशी खुशी एमा के पास लाकर दोनों के लिए केले तोड़ता है, लेकिन आइलैंड की तपती गर्मी एमा को परेशान करने लगती है। एमा अपनी फुल पैंट को काट कर शॉर्ट बना लेती है। शाम को जब डीन झोपड़ी में आकर सो जाता है, एमा भी थोड़ी देर बाद उसके पास आकर सो जाती है, लेकिन अचानक डीन की नींद में करवट बदलते हुए उसका हाथ एमा पर आ जाता है। एमा थोड़ा चौंकती है, लेकिन उसे यह अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है, डीन आकर सनस्क्रीन मांगता है। एमा थोड़ी नाराजगी से कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। डीन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा था। एमा झिझकते हुए कहती है, इस आइलैंड पर कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। होटल में बारबरा एमा को लेकर बहुत परेशान थी। न्यूज चैनल्स में यह बताया जा रहा था कि एमा और डीन के गायब होने का केस अब ऑफिशियल हो गया है। पुलिस को अब यह शक होने लगा था कि शायद वो दोनों जिंदा नहीं बचे हैं और अब वो सिर्फ उनकी लाशें ढूंढ रहे थे। यह सुनकर दोनों परिवारों के दिलों पर जैसे एक भारी बोझ आ जाता है। अब यह सवाल है, क्या डीन और एमा इस अनजान आइलैंड से जिंदा वापस आ पाएंगे या फिर यह कहानी एक और डरावनी मोड़ लेगी। फिल घर जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे चिंता थी कि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली है, लेकिन बारबरा अभी भी घबराई हुई थी। फिल ने उसे दिलासा देने के लिए कहा, एमा मिल जाएगी बारबरा, बस भरोसा रखो। उसने उसे गले लगा लिया, जैसे उसकी सारी घबराहट को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। अगले दिन जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर आइलैंड पर अंधेरा घिरने लगा था। एमा अपने परिवार की याद में खोई हुई थी जब अचानक डीन को एक इंसानी खोपड़ी नजर आई। एमा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये भी हमारी तरह यहाँ फंस गया होगा और अब हमारी हालत भी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही डीन उसे रोकते हुए कहता है, यह शायद कोई मछुआरा या स्मगलर होगा, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं। हम यहाँ अकेले नहीं हैं और अगर हम साथ रहें तो कभी हार नहीं मानेंगे। डीन ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा और फिर उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन कर दिया। एमा ने भी पहली बार किसी को किस किया और उसे यह एहसास अच्छा लगा। रात गहरी हो चुकी थी और दोनों के बीच का यह खास पल और भी गहरा हो गया। उनके बीच की नजदीकियाँ और बढ़ गयी और उन्होंने एक दूसरे के करीब आकर अपने प्यार को जी भरकर महसूस किया। सुबह जब एमा जागी तो डीन वहाँ नहीं था। वह घबराई हुई उसे पुकारने लगी, लेकिन डीन का कहीं पता नहीं था। हड़बड़ाहट में वह उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि डीन एक गड्ढा खोद रहा था। एमा हैरान थी, डीन तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, वह गिर गई और उसके घुटने पर चोट लग गई। डीन तुरंत उसकी देखभाल करने लगा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों वाटरफॉल में नहाने गए। वहाँ डीन ने एमा को बताया कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। एमा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, जैसे वह उसकी हर बात को अपने दिल में बसा लेना चाहती हो। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और डीन ने बारिश में मस्ती करनी शुरू कर दी। एमा उसे देखकर खुश हो गई और फिर दोनों बारिश में डांस करने लगे। डीन ने प्यार से एमा के बालों में एक फूल लगाया। इस प्यार भरे पल में वे फिर से एक दूसरे के करीब आए और उनके बीच एक और प्यारी रात बीती। न्यूज में बताया जा रहा था कि एमा और डीन के लापता होने को 1 महीना गुजर चुका है। पुलिस ने उनकी तलाश बंद कर दी थी, लेकिन एमा की मां बारबरा को अभी भी विश्वास था कि उनकी बेटी जिंदा है। उसने और जैक ने फिर से हेलीकॉप्टर लेकर एमा को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह एमा और डीन की जानकारी वाले पर्चे बांटे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जैक निराश होकर बारबरा से कहता है, अब शायद हमें घर लौट जाना चाहिए। यह सुनकर बारबरा की आंखें नम हो गईं और वह उदास होकर घर चली गई। इधर आइलैंड पर डीन ने एमा को हरी रोशनी के बारे में बताया, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। उसने बताया कि यह रोशनी सूरज के डूबते समय दिखाई देती है, लेकिन उसने कभी इसे देखा नहीं था। अब दोनों ने आइलैंड के खूबसूरत वातावरण का आनंद लेना शुरू कर दिया। वे समुद्र में नहाते, हंसते, खेलते और एक दूसरे के और भी करीब आ गए। जब भी मौका मिलता वे अपने प्यार को और गहरा कर लेते। एक दिन एमा ने डीन से पूछा, तुमने पहली बार किसके साथ यह किया था? डीन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। डीन जानता था कि एमा के लिए यह सब पहली बार था, तो उसने पूछा,
तुम्हें कैसा लगा? एमा ने शर्माते हुए कहा, अच्छा था, लेकिन इसकी वजह से गलत जगहों पर मिट्टी चली गई। जंगल में फल लाते समय अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत खुली जगह की ओर भागे। डीन ने जल्दी से एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। तब तक वह प्लेन दूर जा चुका था। एमा को शक हुआ कि इस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। कुछ और दिन बीत गए और उनके ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा। कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। उन्होंने झोपड़ी में बैठकर फैसला किया कि अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और इसी जंगल में एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। तभी डीन को जंगल से किसी जानवर की आवाज आई। डीन उस जानवर को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया और एमा उसकी चिंता में पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही डीन ने थोड़ा आगे जाकर देखा, वहाँ एक ब्लैक पैंथर था। उसे देखते ही डीन भागने लगा। भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वो अचानक जमीन पर गिर गया। एमा घबराई हुई डीन के पास पहुंची और देखा कि डीन के हाथ में खून से लथपथ एक चाकू था, यानी कि उसने उस ब्लैक पैंथर को मार दिया था। इसके बाद एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स बिना उन्हें पाए ही अपनी जिंदगी की शुरुआत करने लगे। वहीं एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया। उन्होंने वहाँ अपनी झोपड़ी बना ली और शिकार करना भी सीख गए। उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन खुशी खुशी एक दूसरे का साथ देते हुए दिन बिताने लगे। एक दिन एमा को उल्टियाँ होने लगी। डीन ने उसे चिंतित होकर पूछा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा ने जवाब दिया, नहीं, उल्टियाँ बस ऐसे ही हो गयी। एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट गयी, लेकिन जब वे बातें कर रहे थे, अचानक उनकी खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगी। दोनों ने ऊपर देखा तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर था जो उनके सामान फेंक रहा था और उसके हाथ में वह फ्लेयर गन भी थी जो उन्हें उस दिन नहीं मिली थी। एमा ने बंदर को एक केला दिखाया तो उसने गन नीचे फेंक दी। अब उन्होंने इस नए मोड़ के साथ ही अपने जीवन को जारी रखने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें इस आइलैंड पर ही जीना है और उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने का प्रॉमिस किया। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वे जल्दी से खुली जगह पर पहुंचते हैं। एमा ने गन लोड की और फायर किया, जिससे हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद जल्द ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और 3 महीने के बाद वे एयरपोर्ट पर अपने फैमिली और दोस्तों से मिलते हैं। खुशी के मंजर के बीच उनके फैमिली वाले उन्हें घर ले जाते हैं। घर आने के बाद डीन उसी रात को एमा से मिलने जाता है। वे बात करते हैं कि घर पर आकर कितना अजीब लग रहा है। डीन एमा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा मना कर देती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स हर 10 मिनट में उससे मिलने आ रहे हैं। वह कहती है कि शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और बताती है कि उनके आने की खुशी में एक पार्टी रखी गई है जिसमें उसे भी आना है। अगले दिन पार्टी में सब इकट्ठा होते हैं। एमा के पेरेंट्स सभी को धन्यवाद कहते हैं। स्टेसी डीन से पूछती है कि वह सबके साथ क्यों नहीं है। डीन जवाब देता है कि उसे दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। वो एमा को साथ चलने का इशारा करता है, लेकिन एमा उसे अनदेखा कर देती है। इससे निराश होकर डीन पार्टी छोड़ देता है। समय बीतता है और एमा आइलैंड से लौटने के बाद बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अकेला ही रहता है। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो बस एक दूसरे को देखते हैं। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन उसे नहीं उठाता। फिर एमा की बहन स्टेसी उसके कमरे में जाती है और कहती है कि उनके लापता होने के बाद उन्होंने बहुत मिस किया। स्टेसी बताती है कि वे सभी अब खुश हैं। एमा कहती है कि स्टेसी उसकी बहुत अच्छी बहन है और दोनों पार्टी में जाने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और भावुक होकर रोता है। पार्टी की रात डीन टीवी देख रहा होता है और उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह पार्टी में उनके कोट पहनकर जाना चाहेगा। एमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुँच जाती है। लिज उसे एक सरप्राइज दिखाने के लिए ले जाती है और एमा बाहर बारिश में डीन को कोट पहने हुए खड़ा देखती है। यह दृश्य उसे आइलैंड की याद दिलाता है। पार्टी से बाहर आकर एमा डीन के पास जाती है। दोनों मिलकर खुशी से चुम्मी करते हैं और इस खुशी के पल के साथ उनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साफ है कि आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन करने का अंदाज पसंद आया। अब अगर इतना ही पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों? एक झटके में लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इसी तरह और भी धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूं। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखो। टाटा, बाय बाय।